इंडिया बनाम एनडीए फिलहाल 2024 के लिहाज से यही स्थिति मोटे तौर पर दिखाई दे रही है। दोनों गठबंधनों ने एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिहाज से अपना कुनबा बढ़ा लिया। इस वक्त स्थिति वैसी ही है, मेरे पास ज़्यादा, लेकिन शामिल इन दलों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कैसे सब संतुष्ट होंगे, ये दोनों के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। ऐसा नहीं, हमने ज़्यादातर बात की कि इंडिया में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, लेकिन एनडीए में भी सीटों का बंटवारा आप 38 दल ले आए, सब कई ऐसे हैं, ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके पास सांसद नहीं है, वो भी अपनी दावेदारी कुछ सीटों पर तो रखेंगे। तो ऐसे में कितनी सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ बीजेपी करेगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। दूसरे से बड़ा दिखने की मनोवैज्ञानिक जंग में देश के दो अहम राजनीतिक गठबंधन एनडीए और इंडिया ने अपना कुनबा तो बढ़ा लिया, मगर भविष्य में यही बड़ा कुनबा उन्हें इनके लिए बड़ी चुनौती भी खड़ी करने वाला है। बढ़े हुए कुनबे के साथ ही दोनों ही गठबंधन के सामने अब अलग अलग राज्यों में सीटों के बंटवारे की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं होगा। भविष्य में सीट बंटवारे के सवाल पर दोनों की गठबंधन का आकार बड़ा या छोटा हो सकता है। सीट बंटवारे की चुनौती से पार पाने का रास्ता विपक्षी गठबंधन के लिए जरा ज्यादा टेढ़ा है। हालांकि भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए में भी इस गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं है। भाजपा को इसके लिए खासतौर से महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, यूपी और हरियाणा में बड़ी माथापच्ची करनी होगी। दूसरी ओर कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में बंगाल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में सीट बंटवारे पर विवाद अभी से तय माना जा रहा है। इंडिया की चुनौती क्या है, पहले एक एक करके चुनौती समझते हैं। बेंगलुरु की बैठक में जम्मू कश्मीर के दोनों अहम मगर परस्पर विरोधी दल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हुए। यहां कांग्रेस का भी आधार है। सवाल है कि क्या सीट बंटवारे का फॉर्मूला बन पाएगा। यहां पर बैठक में आप भी पहुंची। सवाल है कि क्या कांग्रेस और आप के बीच में दिल्ली, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ पाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान भी जोड़ लीजिए इसमें। हालांकि अगले चुनाव में पता लगेगा क्या प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी का। ममता का बंगाल में, अखिलेश का यूपी में, जेडीयू आरजेडी वाम दल का बिहार में, कांग्रेस के लिए क्या रुख होगा। एनसीपी शिवसेना में टूट के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। ऐसे में कांग्रेस यहां अधिक सीटों पर दावेदारी करेगी। तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे कितना मानते हैं, ये सवाल रहेगा। कई और संकट भी हैं। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ और एलडीएफ का साथ आना मुश्किल है। अगर दोनों दल केरल में अलग अलग चुनाव लड़े और त्रिपुरा और बंगाल में इनके बीच समझौता हुआ तो इसका नकारात्मक संदेश जाएगा। ये फॉर्मूला बैठे बिठाए भाजपा को एक बड़ा मुद्दा दे देगा। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सपा और टीएमसी ने कांग्रेस के लिए दिल बड़ा नहीं किया तो इसका असर भी गठबंधन की एकजुटता पर पड़ेगा। भाजपा के लिए भी चुनौती है, एनडीए के लिए चुनौती नहीं, ऐसा नहीं। महाराष्ट्र, बिहार बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के एक धड़े से के भाजपा के साथ आने और बिहार में भाजपा के कई छोटे दलों को साधने के बाद अब असली चुनौती सीट बंटवारे की है। महाराष्ट्र में भाजपा पिछली बार 25 और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। शिवसेना शिंदे गुट अब फॉर्मूले के आधार पर 23 सीटें चाहती है, लेकिन एनसीपी भी तो आ गई है, वो भी 14 सीटों की मांग कर चुकी है। एनसीपी के एक धड़े के साथ आने से भाजपा को या तो अपनी सीटें कम करनी होंगी या शिवसेना के हिस्से में कटौती करनी होगी। मानेगी शिवसेना, जो अजीत पवार का विरोध करते दिखाई देते हैं, दबे सुर में ही सही। बिहार में लोजपा के दोनों धड़े पुराने फॉर्मूले के आधार पर 6-6 सीटें मांग सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा 3 की जगह 5 सीटें चाहते हैं। जीतन राम मांझी भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। यूपी, तमिलनाडु में भी पेच है। यूपी में इस बार भाजपा ने अपना दल के अलावा 2 नए दलों निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर को जोड़ा है। निषाद पार्टी और राजभर 2-2 सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में बीते 2 चुनाव से 2 सीटों पर लड़कर दोनों सीटें जीतने वाले अपना दल की मांग बढ़ सकती है। अगर रालोद साथ आया तो भाजपा को अपने हिस्से की कुछ सीटें इन्हें भी देनी होगी। तमिलनाडु में पिछली बार 5 सीटों पर लड़ने वाली भाजपा कम से कम 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके लिए भाजपा के लिए अन्ना द्रमुक और दूसरे आधा दर्जन सहयोगियों से तालमेल बैठाना आसान नहीं होगा। अब कुछ कमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। तो दोनों गठबंधनों की चुनौतियां हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता है। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता, ये नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से ज़्यादा इस असंगत गठबंधन को भारत, उसके लोगों और भारतीयता के प्रतीकों के बारे में अपनी मंशा और मानसिकता बदलने की जरूरत है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि इंडिया के बैनर तले एकजुट हुए विपक्षी दलों के पास पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई सर्वसम्मत उम्मीदवार नहीं है। वहीं नीतीश का क्या कहना है कि जो कि गठबंधन में कि इंडिया नाम से उनको कोई ऐतराज नहीं है, नाराज नहीं है। क्योंकि पहले खबरें आ रही थी कि वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इसलिए नहीं आए क्योंकि इंडिया जो नाम वो नहीं चाहते थे, और वो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा जब सब चाह रहे हैं तो रख लीजिए। लेकिन वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे तो क्या नाराजगी इतनी ज़्यादा थी, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा गया कि वो नाराज चल रहे हैं।
नवगठित विपक्षी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने को लेकर वो असंतुष्ट हैं, ऐसी खबरें आ रही थी। इसका नाम इंडिया रखे जाने से खुश नहीं है। 1 महीने तक चलने वाले मल मास मेला का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना एक रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो साथ में हैं। दोनों गठबंधनों के सामने सीट बंटवारा एक चुनौती होगी। कितने कॉम्प्रोमाइजेस बीजेपी करती है, कितने कांग्रेस करती। कांग्रेस के लिए इसलिए आसान होगा क्योंकि खोने को कुछ नहीं, बीजेपी के लिए इसलिए भी मुश्किल दिखाई पड़ता है क्योंकि उनके पास खोने को बहुत कुछ है। प्रदर्शन इतना शानदार अपने दम पर रहा है, फिर सहयोगियों को भी साधे रखना है, तब जबकि विपक्ष एकजुट हो रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।